बिहार को विशेष राज्य का दर्जा इन्होंने नहीं दिया, तो किस मुंह से बिहार आएंगे। लेकिन जब से इन्होंने अपना कदम बढ़ाया है, स्वाभाविक रूप से विपक्षी दल एकजुट होते चले जा रहे हैं। लेकिन जब से इन्होंने अपना कदम बढ़ाया है, स्वाभाविक रूप से विपक्षी दल एकजुट होते चले जा रहे हैं। नमस्कार, बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं आपका। अक्सर ऐसा होता है कि जब लोकतंत्र में चीज़ें बदलने लगती हैं, दोस्त और दुश्मनों की चेहरे बदलने लगते हैं, तो उसके बाद एक चर्चा शुरू होती है कि आखिर इस लोकतंत्र में लोग कहाँ हैं। चुनाव होते हैं, परिणाम आते हैं और तख्ता पलट हो जाता है। इन सारी बातों को लेकर के कई तरह की बातें कही जाती हैं और ख़ास करके बिहार की बात अगर करें तो बिहार इसमें सबसे ज़्यादा आगे रहता है, जिसकी चर्चा भी होती है। खैर, ये तो एक अलग विषय है, लेकिन 2024 के चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। सभी दल अपने अपने हिसाब से अपने लिए एक जगह तलाश कर रहे हैं जो मजबूत हो और उन्हें आने वाले चुनाव में सफलता दे सके। इसी जुगाड़ में नीतीश कुमार जी भी देश भर में विपक्ष को एकजुट करने का काम शुरू कर चुके हैं। कई यात्राएं हुई। इसके साथ साथ और भी कई महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनके जवाब हम तलाशने की कोशिश करेंगे। ऐसे तो हम आपको अक्सर विश्लेषण करके बताते हैं विभिन्न राजनीतिक दल के नेताओं के बयान और जो इंटरनल बातें हमारी होती हैं उसके आधार पर। लेकिन आज हमारे साथ परिमल जी हैं, जनता दल यूनाइटेड से जुड़े हुए हैं। कई सारी जिम्मेवारियां इनके ऊपर हैं, शिक्षाविद हैं और प्रवक्ता भी पहले रह चुके हैं, लेकिन अभी इनको और बड़ी जिम्मेवारी दी गई है। प्रदेश महासचिव हैं और एक विधानसभा के प्रभारी भी हैं, जो कि आपके राजधानी के ही बीच का है। वो सब बातें हम करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम वहाँ से शुरुआत करेंगे जहाँ नीतीश कुमार देश भर की गैर भाजपाई पार्टियों को जोड़ने का काम शुरू कर चुके हैं। उसमें कितनी सफलता मिली और उसके पीछे की रणनीति क्या है, वो हम जानना चाहेंगे। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अपने चैनल पर बुलाने के लिए। ये आपको क्या लग रहा है जो नीतीश कुमार लगातार तैयारियां कर रहे हैं, इसमें कितने सफल हुए हैं और आगे किस तरह का इसमें माहौल आप देखते हैं? देखिए, आपने एक शब्द का प्रयोग किया कि जुगाड़, उन्होंने जुगाड़ करना प्रारंभ किया जी। ये इस पर मुझे आपत्ति है। जुगाड़ नहीं, ये तो आवश्यकता है। भारत की जनताओं के अपेक्षाओं आकांक्षाओं के अनुरूप हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार काम करते हैं। जिस तरह बीजेपी सत्ता में आई 2014 में, देखिए कि उनके जो एजेंडा थे, जो उन्होंने चुनावी घोषणा पत्र जारी किया था या जो वादे किए थे, जैसे काला धन लाने की बात की गई थी या अन्य जो भी मुद्दे थे, उस पर वो ये बात तो आप भारतीय जनता पार्टी की कर रहे हैं, लेकिन बिहार में आप देख लीजिए कि 2017 से लेकर के जुगाड़ टेक्नोलॉजी से ही नीतीश कुमार की सरकार चल रही है। नहीं, जुगाड़ टेक्नोलॉजी नहीं। आप देखिए, बेसिकली आप हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार के राजनीतिक एजेंडे या ऑब्जेक्टिविटी को आप देखें कि हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार लगातार बिहार का कल्याण, यहाँ के जन कल्याण, यहाँ के लोगों का विकास और बिहार को विकास के अग्रणी पंक्ति में लाने का प्रयास। इसमें कोई इनकार किसी को नहीं है। 2005 से लेकर 2010 तक का उनका जो शासन रहा है। एक बात मैं अभी ये भी स्पष्ट कर दूं कि चूंकि मल्टी पार्टी सिस्टम है, हमारे संविधान में मल्टी पार्टी सिस्टम का प्रावधान है, तो चुनाव में कभी कभी ऐसा होता है कि किसी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिले, लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं है कि विकास की प्रक्रियाओं को अवरुद्ध किया जाए। और यही कारण है कि हमारे आदरणीय नेता अपने जो आदर्श मापदंड है, संवैधानिक प्रावधानों के तहत जो रूल ऑफ लॉ सिस्टम है, जो उनके जीरो टॉलरेंस क्राइम करप्शन एंड कम्युनलिज्म है, उस विचारधारा के आधार पर वो लगातार बिहार वासियों की सेवा कर रहे हैं और बिहार को लगातार विकास के अग्रणी पंक्ति में लाने का प्रयास कर रहे हैं और बड़े पैमाने पर इसमें सफलता भी मिली है। आपने बिल्कुल अपनी बातें रखी, लेकिन एक और बड़ी बात है, चर्चा लगातार हो रही है कि बिल्ली के गले में घंटी बांधने का जो काम है वो नीतीश कुमार ने अपने हाथ में लिया है। कई राज्यों में उनका भ्रमण हुआ है, कई राज्यों से उनको स्वीकृति भी मिली है और कहा यह जा रहा है कि अगर सारा विपक्ष एक जगह आ जाए तो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने का काम हो सकता है। सत्ता से बेदखल करना उद्देश्य है या फिर सत्ता प्राप्त करना उद्देश्य है? मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार ने बार बार यह स्पष्ट किया है कि वो प्रधानमंत्री कैंडिडेट नहीं है और जनता दल यूनाइटेड के कोई भी नेता ने ये दावा नहीं किया। हालांकि एज ए मेंबर ऑफ जेडीयू, है ना, हम चाहते हैं कि हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार देश के सर्वोच्च
पद पर आसीन हो। जी। ये तो सभी कार्यकर्ता और बिहार वासियों की भी अपेक्षा ये होगी, ये गर्व की बात होगी, है ना। लेकिन बेसिक रूप से जो स्थिति है, जो परिस्थितियां बन रही, जिस तरह अव्यवस्था फैल रही है, संविधानों का उल्लंघन हो रहा है, केंद्रीय जांच एजेंसी के दुरुपयोग हो रहे हैं और रूल ऑफ लॉ सिस्टम का लगातार बीजेपी सरकार ध्वस्त करती जा रही है। और आप देखिए कि जो संविधान का जो सेकुलर कैरेक्टर है उसके विरुद्ध बीजेपी काम कर रही है, वो आरएसएस के कम्युनल एजेंडे पर काम कर रही है। क्या यह भारतीय संविधान इसकी अनुमति देती है? नहीं। 90 के दशक से लगातार यस नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। हालांकि लालू प्रसाद भी रहे हैं 90 के दशक में, आपको ये बात पता ही होगा कि पहली बार जब मुख्यमंत्री बने थे तो भाजपा का भी सपोर्ट था। उसके बाद नीतीश कुमार जी जब सेपरेट हुए तब से भारतीय जनता पार्टी के साथ लगातार सत्ता में जुड़े रहे हैं, चाहे केंद्र की सत्ता में हो या बिहार की सत्ता में हो। अब ऐसा क्या नजर आया आपको जिसको लेकर के आप लोग लगातार भारतीय जनता पार्टी की बुराई कर रहे हैं, उनके नीतियों पर सवाल खड़े कर? देखिए, इसके बैकग्राउंड को आपको जानना होगा कि जिस समय हम बीजेपी के सहयोगी बने उस समय बीजेपी का नेतृत्व जो है अटल बिहारी वाजपेयी और अडवाणी जैसे धर्मनिरपेक्ष लीडर्स के हाथ में था। आपको याद होगा कि जब गुजरात में नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे और गोधरा कांड हुए थे तो अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्हें नसीहत दी थी कि आप राजधर्म का पालन करें। इसका मतलब है कि अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण अडवाणी जैसे लोगों की आस्था संविधान में थी और हमारी भी आस्था तो लगातार है ही, है ना। हम संविधान के प्रति हमारे नेता पूर्ण रूप से समर्पित है। यही कारण है कि हम गठबंधन में शामिल हुए ताकि जनता का कल्याण हो सके और विकास के कार्यों को बढ़ाया जा सके। देखिए, 2014 में बीजेपी पूर्ण बहुमत में नहीं थी तो वह उस तरह के एजेंडे को, आरएसएस के एजेंडे को आगे लाने में असफल साबित कर रही थी या फिर वह महसूस कर रही थी कि यदि मैं लाऊंगा तो फिर सरकार गिर जाएगी। 2019 में पुनः झूठे वादे करके बीजेपी पूर्ण सत्ता में आई। आपको पता ही है कि एब्सोल्यूट मेजोरिटी में वो है। उसके बाद उसका चाल चरित्र और चेहरा स्पष्ट होने लगा। वो चाहने लगी कि बीजेपी के आरएसएस के एजेंडों को लागू करे, अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित करने। अब जैसे यूसीसी का यूनिवर्सल सिविल कोड जैसे मामले को वो उठाने लगी, चाहती है एनआरसी को हम उठाएं, है ना। एनआरसी मैं उदाहरण दे दूं कि एनआरसी का कॉन्सेप्ट आसाम के लिए हुआ था और वहाँ एक लॉजिकल रीजन भी था कि बहुत सारे जो उसकी सीमा जो बांग्लादेश के साथ जुड़े हुए थे वो वहाँ फेंसिंग के वर्क नहीं हुए थे और लार्ज स्केल इलीगल माइग्रेशन की घटनाएं वहाँ हुई। तो वहाँ जो कई ऐसे गांव थे जहाँ डेमोग्राफिक परिवर्तन भी हुआ। तो जैसे बाद में वहाँ के ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियन ने आंदोलन प्रारंभ किया और उसकी परिणति आसाम एकॉर्ड के रूप में हुई थी, राइट, जिस पर राजीव गांधी तत्कालीन प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किए थे कि फेंसिंग वर्क किया जाए। तो एक्चुअली वहाँ तो ये समस्या थी कि बहुत सारे इलीगल माइग्रेंट थे और आपको वहाँ बतला दें क्या है, पूरे भारत में यदि फॉरेनर्स के लिए आप ट्रीटमेंट करते हैं तो ये फॉरेनर्स एक्ट 1946 के तहत ट्रीटमेंट होता है। लेकिन आसाम के लिए IMDT एक्ट लाया गया, इलीगल माइग्रेंट थ्रू डिटर्मिनेशन थ्रू ट्रिब्यूनल एक्ट, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अविधिमान घोषित कर दिया। लेकिन उस आधार पर कई अल्पसंख्यक जो भाई हैं हमारे, उसको डिटेंशन कैंप में डालकर उसको प्रताड़ित किया जा रहा है। और यह एजेंडा बीजेपी पूरे भारत के लिए लागू करना चाहती है। बतलाइए, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों के लिए इसकी कोई आवश्यकता है क्या? तो इसका एकमात्र उद्देश्य है कि अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित कर हिंदू धर्म को, सभी पूरे हिंदू धर्मावलंबी को नहीं, जो इस तरह के रेडिकल ग्रुप है जो हम कहते हैं उपद्रवी हैं, उनको पोलराइज करना ही इसकी नीति है और इसी उद्देश्य से ये आगे बढ़ रही थी। देखिए, एक्चुअली हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार की एक विशेषता है कि जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट क्राइम, करप्शन एंड कम्युनलिज्म में वो कंप्रोमाइज नहीं करते। जब उन्होंने देखा कि बीजेपी अब आरएसएस के एजेंडों को आगे ला रही है तो उनके लिए असहनीय हो गया। और साथ ही साथ उन्होंने यह भी देखा कि जिस वादे पर केंद्र की सरकार बनी थी वो सारे वादे फ्लॉप हुए, चाहे वो नमामि गंगे प्रोजेक्ट के हों या मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के हों, राइट। अब आप देखिए ना, उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर दिए गए, एक बार सिलेंडर गैस उपलब्ध करा गया, उसके जिस समय 2014 में जितने प्राइस थे उसके 3 गुने से अधिक पर्टिकुलरली प्राइस हो गया। बतलाइए, गरीब जिसको भोजन के लिए पैसा नहीं है वो रिफिलिंग कैसे करवा सकता है? तो बीजेपी जो काम करती है वो दिखाने के लिए करती है। बीजेपी का कहना यह है कि हमारी विदेश नीति सबसे बढ़िया है, हमारी आर्थिक नीतियां सबसे बढ़िया है, हम विश्व में एक अच्छे नंबर पे हैं। तो इन सब चीज़ों को आप लोग आखिर कैसे देख रहे हैं? आप लोग कैसे उस पर मतलब कह सकते हैं कि नहीं, आंकड़े आपके सामने हैं? देखिए, बीजेपी या नरेंद्र मोदी सरकार की वैदेशिक नीति की मैं चर्चा करता हूँ। कई ऐसे बेतुके फैसले किए गए केंद्र सरकार के द्वारा जिसके परिणाम स्वरूप
बिहार भारत की छवि है ना, छवि खराब हुई है। जैसे उदाहरण के लिए, और भारतवासी जो विदेश में रह रहे हैं उनको समस्या का सामना करना पड़ रहा है। यह प्रथम घटना थी जब भारत ने प्रत्यक्ष रूप से अमेरिकी चुनाव में, ट्रंप के चुनाव में, ट्रंप के समर्थन में नरेंद्र मोदी वहां राउडी मोदी इत्यादि का नारा लगवाए और ट्रंप वहां हारे, और जो वहां अभी जो प्रेसिडेंट बने है ना, उसके विपक्षी बन गए। तो देखिए अब वहां भारतवंशियों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, राइट। वर्किंग वीजा इत्यादि में अब समस्याएं हो रही है। तो यह अदूरदर्शिता थी कि नहीं? इसके अलावा आप देखें कि बार बार किसी घटना या दुर्घटना के लिए केंद्र सरकार मुस्लिमों और अल्पसंख्यक पाकिस्तान को दोषी ठहराती है अपने कमियों को छुपाने के लिए, जिसके परिणाम स्वरूप कई गल्फ कंट्री हमारे परंपरागत मित्र थे जो पेट्रोलियम सप्लायर थे, हमसे दूर चले गए। फिर आप देखिए कि अफ्रीका के साथ, अफ्रीका में जो फोरम समिट 2014 में हुआ था, उसके तहत भारत ने, नरेंद्र मोदी ने घोषणा किया था कि हम गरीब जो अफ्रीकी राष्ट्र है उसको वित्तीय सहायता करेंगे। और देखिए कहाँ कूटनीतिक चूक हुई कि इन्होंने घोषणा की कि मैं जो ट्रांसफर फंड करूंगा वह अफ्रीकन यूनियन के माध्यम से अफ्रीकी राष्ट्रों को मिलेगा। तो बहुत बड़ा संसाधन भारत का अफ्रीकन यूनियन के पास जा रहा है और अफ्रीकी राष्ट्रों को प्राप्त हो रहा है। तो अफ्रीकी राष्ट्र अफ्रीकी यूनियन के प्रति ऑब्लाइज है, न कि भारत के प्रति। जी, एक और महत्वपूर्ण बात है कि आर्थिक नीतियों को लेकर के भी आप लोग सवाल खड़े करते हैं, और जहां एक तरफ केंद्र सरकार जो है आंकड़ों को दिखा रही है कि दुनिया में हमारा नंबर बहुत अच्छा है, पिछले जो 2 टर्म की सरकार रही है कांग्रेस की, उससे बेहतर हमने प्रदर्शन किया है। देखिए बीजेपी वाले कहते हैं कि भारत विश्व की 5वीं उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। मैं यह प्रश्न पूछना चाहता हूं केंद्र सरकार से कि यदि भारत 5वीं अर्थव्यवस्था है तो ऐसी स्थिति में भारत सरकार पर 140 लाख करोड़ से अधिक ऋण क्यों है? दूसरी बात, जब भारत में एक बच्चे का जन्म होता है तो औसतन उस पर 1 लाख का कर्ज होता है। तीसरी बात, अभी आप देखिए वर्ल्ड ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट को देखें, भारत विश्व के 30 ऐसे राष्ट्रों में शामिल है जहां भुखमरी और कुपोषण चरम पर है। फिर आप देखें, फिर स्थिति बेसिकली आप देखिए कि स्थिति ये है कि किसानों को उनके आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो रही, किसान आंदोलन कर रहे हैं। सरकार की नीति इतनी डिफेक्टिव है, आपको बतला दी कि सरकार तो पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है। आपने देखा कि केंद्र सरकार ने कृषि नीति को लाया था, इसका एकमात्र उद्देश्य था कि किसानों के हितों को पूंजीपतियों के हाथों में गिरवी रख देना। जैसे उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इंट्रोड्यूस किया था, जबकि हम जनता दल यूनाइटेड कोऑपरेटिव फार्मिंग की वकालत करती है। तो कई ऐसे मुद्दे, इसके अलावा देखिए सरकार बड़े पैमाने पर पीएसयू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को बेच रही है, पूंजीपतियों के हाथ में बेच रही है। उसमें भी उसकी यूनिफॉर्म पॉलिसी नहीं है। एक उदाहरण दे दें, बीपीसीएल एक कंपनी है जो काफी लाभ में थी, उसको सरकार ने निजी कंपनियों के हाथ में बेच दिया। लेकिन गुजरात नरेंद्र मोदी के शासनकाल में एक गुजरात पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड था, जो सरकारी उपक्रम था गुजरात सरकार का, वो काफी घाटे में चल रही थी और केंद्र सरकार ने, नरेंद्र मोदी ने ओएनजीसी पर दबाव देकर गुजरात पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड को खरीदवा दिया, जिसका परिणाम ये हुआ कि ओएनजीसी, जिसको पावर हाउस ऑफ इंडिया कहा जाता था, वो लगातार घाटे में है। तो उसका यही कारण है कि पेट्रोल इत्यादि के मूल्यों में लगातार सतत वृद्धि हो रही है। तो प्रत्येक मुद्दे पर आप देखिए सरकार बोलती है कि बजटरी डिफिसिट को कम करने के लिए पीएसयू को बेच रहा हूं। तो यदि मान लीजिए कि बहुत अच्छी अर्थव्यवस्था है, हम काफी मजबूत हैं, तो फिर बजटरी डिफिसिट इतना अधिक क्यों है? और लगातार आप देखिए कि नरेंद्र मोदी ने जब सत्ता प्राप्त किया तो वास्को डी गामा की तरह जनता के करदाताओं के पैसे का प्रयोग करते हुए विश्व भ्रमण किया, लेकिन पिछले 9 वर्षों में एक भी प्रभावी इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट नहीं हुए हैं, इक्का दुक्का छोड़ के। बिल्कुल, आप ये तो विफलता ही है। बिल्कुल, आप जो बातें रख रहे हैं, इन बातों के बीच में मैं एक और पॉलिटिकल क्वेश्चन आपके साथ जोड़ना चाहूँगा। नीतीश कुमार जी लगातार यात्रा कर रहे हैं, विपक्ष को एकजुट कर रहे हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, और इस यात्रा के दौरान एक बड़ी खबर आप लोगों के लिए आई है। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से आप लोगों ने बाहर किया है। हालांकि आपका योगदान इसमें क्या है ये तो आप बताएंगे ही, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस योगदान के बाद अब आने वाले जो 3 राज्यों में चुनाव हैं उसके परिणाम क्या होंगे और आप लोगों के खुश होने का कारण क्या है, क्योंकि वहां तो कांग्रेस अकेले सत्ता में आई। देखिए 2-3 बात मैं स्पष्ट कर दूं कि बिहार केंद्र के सत्ता परिवर्तन की सफल प्रयोगशाला रही है। आप 1977 में भी आपने देखा, और बिहार फिर उसी मोड में चला आया हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार के नेतृत्व में। जहां तक आदरणीय नेता नीतीश कुमार का प्रश्न है, देखिए कहाँ विवाद कहाँ है। यह जो चुनाव होंगे 2024 के, यह धर्मनिरपेक्ष बनाम कम्युनलिज्म
राइट, अमीरी बनाम गरीबी की लड़ाई, जी। ओके। आप देखिए, धर्म निरपेक्ष राष्ट्र बनाम हिंदू राष्ट्रवाद की लड़ाई होगी, राइट। प्रजातंत्र वर्सेस पर्टिकुलरली डिक्टेटरशिप की लड़ाई होगी। तो और आपको देखें कि जब हम बीजेपी के साथ थे तो आदरणीय नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि नीतीश कुमार सच्चे समाजवादी है और भारतीय संविधान भी समाजवादी स्वरूप का ही वकालत करती है, जबकि ये जो केंद्र सरकार है वो पूंजीपतियों के लिए काम करती है, वो तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरफ देश को बर्बाद करने पर भिड़ी हुई है। तो निश्चित रूप से आप देखिए कि हमारे आदरणीय नेता सर्वमान्य चेहरा निश्चित रूप से है, भले इनकी इच्छा नहीं हो कि प्रधानमंत्री नहीं बने, लेकिन जब से इन्होंने अपना कदम बढ़ाया है स्वाभाविक रूप से विपक्षी दल एकजुट होते चले जा रहे हैं। और आप निश्चिंत रहें, आने वाले समय में आप देखेंगे कि सभी दल मिलकर 2024 में बीजेपी को केंद्र के सत्ता से बेदखल कर देंगे। कई राज्यों से आप लोगों ने इधर जो लगातार चला, कर्नाटक के बाद 3 राज्यों में चुनाव होने हैं जिसमें 1-2 राज्यों में कांग्रेस की सत्ता है। इसको आप लोग कैसे देखते हैं और इसको कैसे कन्वर्ट कीजिएगा अपनी जीत में? देखिए, चारों तरफ अवस्था का माहौल है जी। अल्पसंख्यक भाई डरा हुआ महसूस करते हैं, क्योंकि ये है ना भगवा हिंदुइज्म की बात करते हैं, है ना, जिसकी वकालत भारतीय संविधान नहीं करती, है ना, पूंजीपतियों के लिए काम करती है। पूरी भारत की जनता उसको रोजगार प्राप्त हो रहा है। बतलाएं कि इन्होंने 2 करोड़ रोजगार की बात की। यदि बीजेपी के लीडर बिहार में आकर, है ना, पुनः वोट मांगेंगे तो बिहार के युवा गली में दौड़ा के उनसे पूछेंगे कि 2 करोड़ रोजगार का क्या हुआ, तो इनको तो आंसर देने की स्थिति नहीं है, राइट। अब इनको कैंडिडेट के चयन में समस्या हो जाएगी। आप जानते ही है कि बिहार की स्थिति, और ऐसे भी जो बीजेपी लगातार अपने वादों पर विफल साबित हुई है, इसी विफलता के अगेंस्ट हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार ने भारत के लोगों के अपेक्षाओं के अनुरूप विपक्षी एकता की पहल की, और इसमें अप्रत्याशित सफलता मिलती जा रही है और आगे भी मिलेगी। चलिए, आपने अपने सवाल तो हर सवालों का जवाब बड़ी बेबाकी से दिया। एक अंतिम सवाल, 2024 के चुनाव में कितनी सीटें जीत करके आप लोग सत्ता में पहुंचेंगे? देखिए, एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बतला दूं। जब पटना में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी तो उन्होंने कहा था कि आने वाले समय में क्षेत्रीय दलों के अस्तित्व समाप्त हो जाएंगे। मैं आपको बतला दूं कि क्षेत्रीय दल क्षेत्र के लोगों के इच्छा और अपेक्षा के क्या प्रतीक होता है ना, उसी के लिए पर्टिकुलरली क्षेत्रीय पार्टियों का गठन होता है। आप समझें कि जिस भी राज्य में क्षेत्रीय दल हैं वो यदि अपने यहाँ भी एकजुट नहीं भी हो, अपने यहाँ भी चुनाव लड़े प्रभावी रूप से, तो निश्चित रूप से केंद्र में बीजेपी की सरकार सत्ता विहीन हो जाएगी, राइट। इसमें कोई समस्या नहीं है। 3 राज्य में आप देखिए, बिहार, मतलब आप बंगाल चला गया, एक भर से एक की बात कर रहे हैं कि एक भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट के विरुद्ध अगर विपक्ष ऐसे भी वो समाप्त होगी। और जिस तरह हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार ने पहल की है, और जिस तरह सभी भारत के विभिन्न जो भाग हैं, विभिन्न राज्य हैं, विभिन्न राज्य के नेता हैं, है ना, जो अन्य दलों के नेता हैं, जिस तरह उनका सहयोग कर रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि हम लोग एकजुट होकर चुनाव लड़ने में सफल होंगे और 2024 में उससे सत्ता बेदखल करेंगे। ये निश्चित रूप से है। मतलब आप समझिए कि 2024 जो है ना, और कई ऐसे इनके जो ये हो रहे हैं, जो स्टेटमेंट आ रहे हैं बीजेपी वाले का, जैसे क्षेत्रीय दलों के, है ना, हितों को अनदेखी करना, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा इन्होंने नहीं दिया, तो किस मुंह से बिहार आएंगे? बिहार में आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दें कि सी वोटर्स के द्वारा के माध्यम से बीजेपी ने इंटरनल सर्वे करवाया था। उसमें जो रिपोर्ट आए हैं वह हमारे लिए काफ़ी खुशी की बात है कि उस 40 सीटों में उन्होंने कहा कि 37 सीटों पर महागठबंधन की जीत होगी, मात्र 3 सीटों पर बीजेपी की मुश्किल से जीत हो पाएगी। तो देखिए, तो इंटरनल सर्वे करवा, यही कारण कि बार बार बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को बिहार ही नजर आ रहा है, राइट। और अब सपना में भी अमित शाह को हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार ही याद आ रहा है। यही स्थिति है। तो आपने सुना, परिमल जी ने अपनी बातें रखी और बिहार की राजनीति से लेकर के अन्य मुद्दों पर इन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी। आने वाले 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बिहार में 37 सीटें लेकर के आउट कर दिया जाएगा। पहले से आउट बिहार की सत्ता से कर ही दिए हैं। अब केंद्र की सत्ता में ललन सिंह जी ने भी कहा था कि 40 सीटें बिहार की हम ले करके और 303 सीटों में से कम करके उन्हें सत्ता से बाहर कर सकते हैं। तो अब तो कई राज्यों की जो साथ मिल रहा है, ममता बनर्जी ने भी कहा है, अखिलेश यादव ने कहा है, यहाँ तक कि अब तो कर्नाटक से जीतने वाले दोनों ही कैंडिडेट जो मुख्यमंत्री के हैं उन्होंने भी कहा है, MK स्टालिन साथ हैं, उद्धव ठाकरे से मुलाकात हो गई है। इस तरह की एक लंबी फहरिस्त है। करीब
अब तक 20 से ज़्यादा दलों से बातचीत हुई है और उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार जी के प्रयास अभी भी जारी हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे किस तरह से 2024 के चुनाव में जिस भारतीय जनता पार्टी के साथ लंबे समय तक राजनीति किया है, सत्ता में रहे हैं, उसे सत्ता से बाहर करेंगे। अगली खबर में जल्दी ही आपसे मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।